नमस्कार दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा बाला साहब ठाकरे का स्टाइल, राज साहब ठाकरे का स्टाइल और बहुत सारे ओरेटर्स का स्टाइल। एक बात हमें इसमें दिखाई दी कि अच्छा ओरेटर होने के लिए आपके बात में फ्लो होना काफ़ी ज़रूरी है और आप सही ढंग से बोलना भी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपके बातों में आप जो बोलते हैं उसमें सीक्वेंस होना भी ज़रूरी है। उसके साथ साथ आप कोई सेंटेंस रिपीट नहीं करते हो, ये भी ज़रूरी है। तो ऐसे बहुत सारे पहलू देखे मित्रों। इस वीडियो में हम देखेंगे अन्य बहुत सारे कलाकार जो अपने भाषण कला के लिए या अपने कम्युनिकेशंस के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अगर मैं किसको 10 नंबर देता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि पहले नंबर वाला इससे ज़्यादा प्रभावी है। ये नंबर सिर्फ अनुक्रम के लिए दे दिए गए हैं। साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड नहीं हूँ, ना ही किसी मैं पॉलिटिकल व्यूज़ को सब्सक्राइब करता हूँ। जो पॉलिटिकल हस्तियाँ आप इस वीडियो में देखोगे उसका उद्देश्य सिर्फ उनकी भाषण कला के पहलू को स्टडी करना है और कुछ नहीं। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, अगर ये आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़रूर लाइक करना, साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, 9वें नंबर पर आते हैं सुधीर चौधरी साहब। इन्होंने बतौर एंकर के बहुत काम किया है और ये टीवी पर भी बहुत काफ़ी लोकप्रिय है। स्पष्ट रूप से बोलना, सीधा बोलना और सीक्वेंशियली बोलना, ये इनकी खैसियत है। इनके बहुत सारे टीवी एपिसोड्स में आप पाओगे कि ये देश हित का मुद्दा उठाते हैं और जब देश हित का इश्यू आता है तो इनके तेवर बहुत ही तीखे होते हैं। इनकी खैसियत ये है, जब आप उनको सुनने लगते हो तो आप सुनते ही रहते हो। वैसे तो मैंने इनके बहुत सारे टीवी शोज़ देखे हैं, लेकिन एक शो जिसमें इन्होंने बताया है कि 7 दिन को हफ्ते में काम क्यों नहीं करना चाहिए, इसका अपने शरीर पर और मानसिक हेल्थ पर क्या असर पड़ता है, ये उन्होंने बखूबी एक्सप्लेन किया है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही देखने लायक है। इसके साथ साथ इन्होंने और एक वीडियो किया था जिसमें इंसान कंटिन्यूसली थकावट क्यों महसूस करता है, इसके बारे में उन्होंने बहुत ही सटीक विश्लेषण किया था। ये वीडियो भी उनका देखने लायक है। समस्या ये है कि जो टीवी चैनल्स के न्यूज़ रूम्स हैं, उन न्यूज़ रूम्स में जो कंटेंट सारा प्लान हो रहा है वो रेटिंग्स के आधार पर प्लान हो। क्लियर कट कम्युनिकेशन और तीखा अंदाज, ये उनके खास गुण है। एक कैलकुलेशन ये करके दिखाया जाता है कि किस शहर किस राज्य का वेटेज रेटिंग्स में ज़्यादा है, तो उस हैंडसम पर्सनालिटी वाले सुधीर चौधरी साहब जब बोलते हैं तो उनको सुनने के लिए दुनिया थमती है। अगर ये पता चले कि क्राइम का वेटेज ज़्यादा है तो क्राइम की खबरें ज़्यादा आने लगेंगी। ये पता चले कि पॉलिटिक्स का वेटेज ज़्यादा है तो पॉलिटिक्स की खबरें आने लगेंगी। यानी जो कुल मिलाकर जो खैर दोस्तों, 8वें नंबर पर आती है प्रियंका चोपड़ा। वैसे प्रियंका चोपड़ा किसी पहचान की मोहताज नहीं है। ये एक बहुत ही ग्लैमरस फिल्मी जगत की पर्सनालिटी है। Now, for all of you guys who like इनके भाषण में एक फ्लो रहता है जो उनके स्पीच को काफ़ी अट्रैक्टिव बनाता है। मैंने इनके जितने भी टीवी शोज़ या भाषण देखे हैं, इसमें मैंने पाया है कि ये स्त्रियों के हक के बारे में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। उनके भाषण का अंदाज देखने लायक होता है। दोस्तों, इनको आप कभी भी मिस ना करें। मुझे सब कुछ चाहिए and there is nothing wrong with that as long as you're not harming someone or doing something wrong. Don't be scared more for yourself than you. मित्रों, 7वें नंबर पर आती है अंजना ओम कश्यप। ये एक टीवी पर्सनालिटी है और इनका कंपेयरिंग करने का स्टाइल बहुत ही अलग है। ये बहुत ही स्पष्ट और सटीक जवाब देती है, बढ़ाता है और ये हिम्मत देता है कि जिस निष्पक्षता और निडरता के साथ बेबाकी डिबेट में जब भी कोई कॉम्प्लिकेटेड इशू लाया जाता है और यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स होने लगते हैं तो अंजना कश्यप इसमें इंटरवीन करती है और बहुत ही सटीक तरीके से इसका हल ढूंढती है। ये भी हमेशा देश के हित के इशू ही उठाती है और इनके डिबेट्स या उनका एंकरिंग बहुत ही देखने लायक रहता है। स्पष्ट आवाज़, क्लियर कट प्रेजेंटेशन, ये इनके प्लस पॉइंट है। बहुत सारे लोग हैं जो इनको हेट करते हैं, लेकिन ये कभी बकल नहीं होती। खौफ होकर हम खबरों को दर्शकों तक पहुंचाते हैं। वो हिम्मत, वो हौसला और बढ़ता रहे। तो ये वो जोश है जो ऐसे अवार्ड्स के जरिए और आपके काम का सम्मान होता है। ये खुशी की बात होती है और आगे के लिए बहुत। दोस्तों, 6ठे नंबर पर आते हैं अर्नब गोस्वामी साहब। ये बतौर टीवी एंकर का काम करते हैं
और इनके शोज़ बहुत ही देखने लायक होते हैं। दोस्तों, इनकी रिसर्चिंग भी बहुत अच्छे रहते हैं और इनकी लैंग्वेज पे पकड़ बहुत तगड़ी है। इनके धुलाई के वीडियो बहुत ही अच्छे रहते हैं। कि इनका प्लस पॉइंट ये है कि ये हमेशा प्रिपेयर्ड रहते हैं और इनकी रिसर्चिंग काफ़ी अच्छे रहते हैं। साथ साथ जिस पॉइंट पे वो डिबेट कर रहे हैं, जिस पॉइंट को वो डिस्कस कर रहे हैं, उसके बारे में उनका नयन बहुत ही अच्छा रहता है। धारदार आवाज़ में बोलना, तेज़ी से बोलना, वो ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिनके बारे में उनके इन्वाइटीज़ को नयन नहीं होता। और आप अंत में पाओगे कि अर्नब गोस्वामी आखिर में अपना पॉइंट रखने में कामयाब होते हैं। पर्सनल तौर पे मुझे उनका पोर्शे केस वाला वीडियो काफ़ी अच्छा लगा था। इसमें उनकी रिसर्चिंग बहुत ही अच्छी थी और उन्होंने कुछ ओरिजिनल पॉइंट्स पेश किए थे। इनका हर एक टीवी शो देखने लायक होता है। आप इनको पसंद करो या ना करो, लेकिन आप इनके प्रेजेंस को नकार नहीं सकते। उनकी फैमिली ने उनकी एक फिलॉसफी थी अनुभव, वो हमेशा कहते थे सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, हर दिन कहते। दोस्तों, 5वें नंबर पर आते हैं करण थापर साहब। इनका अंदाज बहुत ही बेबाक रहता है और जब ये बोलते हैं तो सामने वाला उनको सुनने के लिए मजबूर हो जाता है। इनका द डेविल्स एडवोकेट नाम का एक टीवी प्रोग्राम था जो बहुत ही पॉपुलर हुआ था। ये इंटरव्यूज़ लेने के लिए काफ़ी मशहूर है। ये अपने शोज़ में ऐसे ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिनका जवाब सामने बैठा हुआ आदमी दे नहीं सकता। ये जिनकी मुलाकात लेते हैं उनका ये वस्त्रहरण करने के लिए काफ़ी मशहूर है। इनके ज़्यादातर शो अंग्रेज़ी में होते हैं, लेकिन इनका हिंदी पे भी प्रभुत्व है। इनकी पर्सनालिटी काफ़ी अट्रैक्टिव है और एक इंटरनेशनल रेपुटेशन के टीवी होस्ट है। दोस्तों, वैसे तो मैंने इनके बहुत सारे प्रोग्राम्स देखे हैं, लेकिन इनका AR रहमान साहब के साथ इंटरव्यू या फिर इनका शशि थरूर साहब के साथ इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। मैं कुछ ही शब्दों में इनका स्टाइल डिस्कस करना चाहता हूँ। ये पहले धीमी आवाज़ में शुरू करेंगे और सामने जो बैठा है उसको कंफर्टेबल करेंगे, लेकिन जैसा जैसा इंटरव्यू प्रोग्रेस होगा ये एक ऐसा मुद्दा उठाएंगे जिसका जवाब इनके सामने जो बैठा है उसके पास नहीं होता, और आखिर में ये उनकी बात कबूल करने के लिए उनको मजबूर करेंगे। ये इनकी स्पेशलिटी है। Their conscience, they cannot differ from their parties, they cannot vote differently, and as a result of which they are forced to toe a line. करण थापर साहब पर बहुत एलिगेशंस भी होते हैं इसके बारे में। स्पष्ट आवाज़, तीखे अंदाज और एक अजब फ्लो इनके हर एक टीवी शो में रहता है। MPs can't honestly voice their opinion in parliament for fear of being thrown out. What's the point of having a parliament? दोस्तों, इस श्रृंखला में चौथे नंबर पर आते हैं नरेंद्र मोदी साहब। ये भारत के प्राइम मिनिस्टर है और ये अपने बेबाक अंदाज के लिए और अपने तीखे भाषण के लिए जाने जाते हैं। बहुत ही स्पष्ट आवाज़ और एक अट्रैक्टिव फ्लो, साथ साथ बहुत ही उचित मुद्दे इनके भाषण की स्पेशलिटी है। वैसे तो ये कंटिन्यूसली बोलते हैं, लेकिन जिस शब्द पर ध्यान देना चाहिए, जिस शब्द पर जोर देना चाहिए, वो काफ़ी ज़ोर से उच्चारते हैं और ऑडियंस का ध्यान अपनी तरह आकर्षित करने के लिए ये उनको मजबूर करते हैं। नरेंद्र मोदी साहब उन गिने चुने स्पीकर्स में एक है जिनका भाषण कला पे बहुत ही प्रभुत्व है। हम भारत के सनराइज सेक्टर, स्टील सेक्टर के सामर्थ्य और उसकी संभावनाओं पर व्यापक चर्चा करने वाले हैं। ये एक ओरिजिनल स्पीकर है और उनको सुनने के लिए काफ़ी भीड़ भी जमा होती है। वैसे तो इनके हेटर्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये किसी की परवाह नहीं करते और देश हित के ही हमेशा इश्यूज उठाते हैं। वैसे तो मैंने इनके बहुत सारे स्पीचेस देखे हैं, लेकिन इनका कोविड के समय का एक स्पीच जहां इन्होंने लोगों को घर में रहने के लिए अपील किया था, ये भाषण मेरे लिए बहुत ही प्रिय है और वो मेरे बहुत ही दिल के करीब है। भारत ही नहीं, पूरा विश्व एक बहुत ही कठिन समय से गुजर रहा था और तब नरेंद्र मोदी साहब ने जो भारतवासियों के लिए एड्रेस किया था वो काफ़ी काबिले तारीफ है। भारत की मजबूत नींव है और जो भारत में बड़े बदलाव की। इसके साथ साथ मुझे उनका स्वामी विवेकानंद के बारे में एक उन्होंने भाषण किया था, ये भी बहुत पसंद है। कभी कभी वो धीमी गति से बोलते हैं, लेकिन जब
कोई क्रिटिकल पॉइंट डिस्कस करना होता है तो उनका आवाज़ ऑटोमेटिक ऊपर चला जाता है। उनके भाषण सुनने और स्टडी करने लायक रहते हैं। भारत में बड़े बदलाव की नई गाथा लिख रहा है। मैं आप सभी का इंडिया स्टील। दोस्तों, इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं शशि थरूर साहब। कई बार भारत के एमपी रह चुके शशि थरूर साहब एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी के मालिक है। हैंडसमनेस और विद्वत्ता इनके चेहरे पर झलकती है। ये जब बोलते हैं तो उनको सुनने वाला सुनते ही जाता है। वैसे तो अंग्रेजी पर इनका काफ़ी ज़्यादा प्रभुत्व है, लेकिन कभी कभी ये हिंदी में और अपने नेटिव लैंग्वेज में भी बातें करते हैं। भाषण कला में जो गुण चाहिए वो सभी इनमें है। फॉर एग्जाम्पल, इनके भाषण में आपको एक अजीब अट्रैक्शन दिखाई देगा। ये स्पष्ट और सटीक तरह से बोलते हैं। ये कभी सेंटेंस रिपीट नहीं करते और ये सिक्वेंशियली मुद्दे उठाते हैं। Meanwhile, colonialists like Robert Clive bought their rotten boroughs in England on the proceeds of their loot in India, while the Hindi word loot into their dictionaries as well as their habits. वैसे तो मुझे उनका हर एक भाषण प्रिय है, लेकिन इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनियन में भाषण किया था, वो बहुत ही वायरल हुआ था। Great Bengal famine during the Second World War, when 4 million people died because Winston Churchill deliberately, as a matter of written minuted policy, proceeded. वहाँ इन्होंने अंग्रेजी में ही बोल के अंग्रेजों के शासन की धज्जियाँ उठाई थी। ऐसे ऐसे पॉइंट्स दिए थे कि ये भाषण बहुत ही लोकप्रिय हुआ था। इनका अंग्रेजी का ज्ञान बहुत ही गहरा है और इनका एक्सेंट बहुत ही क्लियर है। जब ये बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई अंग्रेजी बोल रहा है। ये धुलाई करने के लिए भी माहिर है, लेकिन इनका धुलाई बहुत ही सोफिस्टिकेटेड अंदाज से रहती है। उनका मेहदी हसन नाम के एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट से उनका कॉन्वर्सेशन सुना था और इस इंटरव्यू में इन्होंने मेहदी हसन को इस तरह रिप्लाई की थी कि मेहदी हसन इसको ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। बहुत ही सटीक रिप्लाई थी। कभी कभी इनका भाषण शांत नदी की तरह बहता है, लेकिन कभी कभी वो बहते दरिया की तरह काफ़ी वॉयलेंट भी रहता है। दोस्तों, इनका डिबेट कुछ पाकिस्तानी स्कॉलर के साथ भी हुआ था और वहाँ उन्होंने ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए थे कि देखने वाले और उनके जो ओपोनेंट्स वहाँ मौजूद थे वो उनको देखकर सुनते ही रह गए। दोस्तों, इस श्रृंखला में दूसरे नंबर पर आते हैं जग्गी वासुदेव। दोस्तों, सदगुरु जग्गी वासुदेव किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आप अगर उनके पहराव को या उनके लुक्स को देख के उनके बारे में अंदाज़ करते हैं तो ये अंदाज़ आपका गलत हो सकता है और आपको पछताना पड़ सकता है। आप उनसे बातें कीजिए, 1-2 मिनट में ही आपको पता चल जाएगा कि वो क्या चीज़ है। अपने मैग्नेटिक प्रेजेंस से उनके सामने जो सवाल पूछ रहा है उनके शंका का वो निरसन करते हैं, बहुत सेटिस्फैक्टरी तरीके से करते हैं। और बीच बीच में वो ऐसे इश्यू डिस्कस करते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं, लेकिन जिस पर आपका कभी ध्यान ही नहीं गया होता है। See, this is an unfortunate condition that a whole lot of human beings in their experience, in their personal experience, life is like एक एनलाइटेंड पर्सनैलिटी की तरह ये है जिनकी तुलना स्वामी विवेकानंद या फिर ओशो से ही हो सकती है। किसी भी विषय का गहरा नयन और होलिस्टिक व्यू से उस सब्जेक्ट को स्टडी करना इनकी खासियत है। वैसे तो ये बहुत ही सीरियस दिखते हैं, लेकिन कभी कभी ये मजाक भी कर लेते हैं। विश्व में जो गिने चुने टॉप स्पीकर्स हैं ये इनमें से एक हैं और ये बहुत ही ओरिजिनल स्पीकर है। मैं इनको ओरिजिनल इसलिए कहता हूँ कि इनके व्यूज़ ओरिजिनल व्यूज़ रहते हैं। कभी भी डिस्कशन करते समय ये फर्स्ट प्रिंसिपल से स्टार्ट करते हैं। बेसिक जो चीज़ होती है उनको लेकर इनका स्पीच या फिर इनका कम्युनिकेशंस रहता है। वैसे तो मैंने उनके ऑलमोस्ट सभी इंटरव्यूज़ देखे हैं, लेकिन इनका एक इंटरव्यू जिसमें इन्होंने बरखा दत्त को एक्सप्लेन किया था कि बीफ खाना क्यों सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ये इंटरव्यू देखने लायक है। साथ साथ इनका जावेद अख्तर साहब से भी डिबेट बहुत ही देखने लायक है, जहां इन्होंने बड़े ही शांत तरीके से जावेद अख्तर साहब के पॉइंट्स का खंडन किया था। दोस्तों, इस सीरीज़ में सबसे पहले नंबर पर आते हैं ओशो रजनीश साहब। वैसे तो ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है। एक ज़माना था जब वो भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में, खासकर अमेरिका में बहुत ही प्रसिद्ध थे।
अमेरिका के पॉलिटिकल सर्कल में इन्होंने आग लगा दी थी। गुरु जग्गी वासुदेव की तरह ये भी एक ओरिजिनल थिंकर है और ये जब बोलते हैं तो बोलते ही जाते हैं और सुनने वाला सुनता ही जाता है। किसी भी विषय को लेकर स्पष्ट तरीके से बोलते रहते हैं और सामने वाले को एक ट्रांस स्थिति में लेते हैं। दो विपरीत कामों के मिलन पर तुम्हारा जीवन खड़ा है, इसलिए करीब करीब असंभव है, मनोवैज्ञानिक के हिसाब से तो बिल्कुल असंभव है कि इनका बोलने का अंदाज मैग्नेटिक है। इनके बोलने में एक अजब खिंचाव सा रहता है और ये आंख हिलाए बिना बातें करते हैं। जब आप इनके वीडियो को सुनते हो तो आपको कोई आपको हिप्नोटिज्म कर रहा है, इसका एहसास होता है। विषय का पूरा ज्ञान और विषय में अजीब सा फ्लो इनकी स्पेशलिटी है, इसलिए जो इनको सुनता है वो इनको सुनते ही जाता है। दोस्तों, विनोद खन्ना नाम के एक फिल्मी महानायक थे। ये जब अपने करियर के चरम सीमा पे थे तब इन्होंने ओशो को सुना और फिल्म इंडस्ट्री को राम राम करके उन्होंने ओशो के आश्रम का रास्ता चुना। वहाँ वो बतौर मालिक के काम करते थे। साहब के ज़्यादातर वीडियो मेडिटेशंस पे या भारतीय संस्कृति पे या कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स इशू डिस्कस करने पे ही ज़्यादातर इनको वीडियो होते हैं। एक बहुत ही बड़े दार्शनिक थे, लेकिन इनको वो स्थान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। खैर दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।